जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। जो इकोनॉमिक्स में हम लोग बात कर रहे हैं, इसके पहले वाले में रिफॉर्म्स इन इंडिया पे हम लोग बात कर रहे थे इस चैप्टर में। तो कल वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था आपका लिबरलाइजेशन पे, उदारीकरण पे। आज हम लोग बात करेंगे आपका दूसरा जो है वो आपका एलपीजी रिफॉर्म्स के अंतर्गत आपके आने वाला दूसरा पार्ट है आपका प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण। ठीक है, देखिए हमने जब बताया था तो उसी समय हमने बताया था कि तीन आपके जो आयाम है, तीन जो फैक्टर है आपका रिफॉर्म्स में, एक है आपका एलपीजी यानी कि आपका लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी कि आपका निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है आपका वैश्वीकरण। ठीक है, देखिए जो आपका उदारीकरण है ये एक प्रकार का क्या है, एक आपका दिशा तय करता है यानी कि एक प्रकार का आपका डायरेक्शन दिखाता है। प्राइवेटाइजेशन यानी कि आपका जो निजीकरण है ये रास्ता है यानी कि ये आपका रास्ता है। ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन क्या है, ये आपका अंतिम लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है। ये तीन आयाम पर हम लोग एलपीजी रिफॉर्म्स को देखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन की यानी कि आपका जो रास्ता है। ठीक है, अब देखिए प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है, निजीकरण का मतलब होता है कि जो आपका गवर्नमेंट है यानी कि जो आपकी इकोनॉमी है जिसपे गवर्नमेंट का आपका मैक्सिमम ओनरशिप है, मैक्सिमम जो आपका गवर्नमेंट के द्वारा जो कंपनियां ओन की जाती हैं, जिसका ओनरशिप स्टेट के पास है यानी कि गवर्नमेंट के पास है, वो ओनरशिप अब आपका स्टेट यानी कि अब निजी हाथों में चला जाएगा यानी कि प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा। ये आपका होता है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। ठीक है, देखिए शुरू में जो आपका 1950s के बाद जब आपका निजीकरण स्टार्ट हुआ तो बहुत आपके जो यूरोपियन कंट्रीज थे आपका लाइक यूएसए आपके जो थे, इन लोगों ने लगभग 100% से भी ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन कर दिया अपनी इकोनॉमी में। ठीक है, लेकिन भारत ने 100% आपका नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे पीएसयू भी यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र। तो भारत में कह सकते हैं कि मिला जुला है, मतलब हमारे यहाँ पूरी तरह से आपका प्राइवेट सेक्टर, मतलब पूरी तरह से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो प्राइवेट सेक्टर में न पास नहीं गई है। ठीक है, तो हमारे यहाँ कह सकते हैं कि मिक्स्ड है यानी कि दोनों आपके इस समय काम कर रहे हैं। अब प्राइवेट सेक्टर जो आपका है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है किसी भी अर्थव्यवस्था का प्राइवेट होने का मतलब होता है, हम तीन पार्ट में देखेंगे, तीन इसके फैक्टर देखेंगे। पहला आपका है कि प्राइवेटाइजेशन इज इट्स प्योरेस्ट सेंस एंड लेक्सिकली मीन्स डी नेशनलाइजेशन। ठीक है, डी नेशनलाइजेशन यानी कि आपने पढ़ा होगा यानी आपने सुना होगा कि 1969 के समय में जो आपकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन पे जोर दिया। ठीक है, इन्होंने मैक्सिमम जो चीज़ें उस समय जो प्राइवेट ओनरशिप के हाथ में थी यानी कि निजी हाथों में थी, उसको इन्होंने सेंट्रलाइज करना शुरू किया यानी कि उसे राष्ट्रीयकरण करना शुरू किया। मतलब कि वो जो ओनरशिप थी प्राइवेट हाथों में उसको इन्होंने सरकार के पास आ गई यानी कि मैक्सिमम जो उसका मतलब शेयर था उस सेक्टर का, वो आपका गवर्नमेंट के हाथ में आ गई। तो प्राइवेटाइजेशन का जस्ट उसका मतलब होता है, ठीक है, जो आपका राष्ट्रीयकरण हो रहा है वो आपका विराष्ट्रीयकरण हो जाएगा यानी कि डी नेशनलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैक्सिमम 100% तक भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी 90% किन्हीं देशों में है, इंडिया में ये आपका 100% नहीं हुआ है। बहुत सारे आप देखेंगे एरिया जहाँ पे अभी भी गवर्नमेंट का मतलब नेशनलाइजेशन चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे आपके बैंक्स हो गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मतलब हमारे आपका जो प्राइवेट सेक्टर और आपके जो कह सकते हैं कि गवर्नमेंट वाला जो है स्टेट जो गवर्न करता है वो भी आपके यहाँ पे पाए जाएंगे। दूसरा प्राइवेट सेक्टर को हम देखने के लिए बात करेंगे तो दूसरा है आपका डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश। विनिवेश, देखिए विनिवेश में क्या होता है कि जो आपकी सरकार जो स्टेट ओनरशिप की जो चीज़ें होती हैं, जिसका गवर्नमेंट यानी कि स्टेट ओनरशिप है, उस ओनरशिप को सरेंडर करना यानी कि वो जो स्टेट ओनरशिप यानी कि जो सरकार के पास जो किसी कंपनी का जो शेयर है, उस शेयर को सरकार क्या करती है, अपने भाग को सरकार बेच देती है। ठीक है, और लगभग अगर मान लीजिए 49% शेयर अगर किसी गवर्नमेंट ने बेच दिया किसी कंपनी का, तो इसे प्राइवेटाइजेशन मान लेंगे। ठीक है, ये लगभग आपका प्राइवेटाइजेशन ही है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने 51% अगर आपका शेयर बढ़ लिया
तो ये आपका रियल प्राइवेटाइजेशन होता है, रियल निजीकरण होता है। ठीक है, जैसे आप अभी आज के समय में देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा अपना डिसइन्वेस्टमेंट पे बात हो रही है। जैसे कहा जाता है कि मोदी गवर्नमेंट जो है इसने बहुत ज़्यादा आपका डिसइन्वेस्टमेंट पे जोर दिया है। बहुत सारे जो हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं उनको गवर्नमेंट क्या है, उनको बेच रही है। बेचने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो गवर्नमेंट के पास जो शेयर होता है, गवर्नमेंट के पास जो प्रतिभूति होती है, शेयर होता है, उस शेयर को गवर्नमेंट क्या करती है कि बेच देती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब पूरी की पूरी कंपनी नहीं किसी के हाथों में बेच देती है। गवर्नमेंट जो है अपना शेयर जो होता है, जैसे मान लीजिए 100% है तो इसमें से आपका 50% हो गया, 40% हो गया, 30% हो गया, 10% हो गया। ये जो आपके शेयर होते हैं, इन शेयर को गवर्नमेंट क्या करती है कि बेच देती है और फिर उसे जो पैसा मिलता है तो ये आपका जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है, ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अन्य चीज़ों पे ये लगाया जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे आप अभी देख रहे होंगे, जैसे आपका एयर इंडिया है, एयर इंडिया, ठीक है, इसके डिसइन्वेस्टमेंट की बात बहुत लंबे समय से चल रही है, लेकिन शायद कोई मतलब इसमें ज़्यादा कोई इंटरेस्टेड लोग नहीं हैं। तो ये आपका होता है, तो प्राइवेटाइजेशन का एक मतलब होता है विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि जो स्टेट ओनरशिप होता है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाता है, प्राइवेट सेक्टर को खरीद लेते हैं। तो ये आपका लगभग ये 100% भी हो जाता है और 100% से कम भी रहता है। तीसरा अगर हम लोग देखें तो जो आपने पढ़ा होगा कि मतलब आपने सुना होगा कि एलपीजी रिफॉर्म्स आने के पहले जो आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पहले क्या हुआ कि आपके जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोल, हमारी जो इकोनॉमी थी उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखी हुई थी। उस समय को बोला जाता था लाइसेंसी राज, मतलब कोई भी आपको काम करना है तो आपको उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, इसके अलावा था डी रिजर्वेशन कर दिया गया, यानी कि डी लाइसेंसी का मतलब हो गया कि लाइसेंस राज खत्म किया गया। ठीक है, लाइसेंस राज का खत्म करना भी एक तरह का प्राइवेटाइजेशन है। डी रिजर्वेशन का मतलब होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ों में रिजर्वेशन कर दिया जाता है, रिजर्व कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है कि ये काम सिर्फ गवर्नमेंट हो जाएगी, गवर्नमेंट करेगी। जैसे उस समय क्या था, आपके जितने भी हैवी इंडस्ट्रीज थे, जितने भी भारी उद्योग थे, ये सब गवर्नमेंट के हाथ में थे, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती थी, गवर्नमेंट चलाती थी, प्राइवेट सेक्टर इसमें कुछ नहीं कर सकता था। ठीक है, तो इसको डी रिजर्वेशन कर दिया गया, कह दिया गया कोई भी इसको, कोई भी इंडस्ट्री कोई भी काम कर सकता है। इसके अलावा आपका होता है जैसे आपका सब्सिडी है, ठीक है, सब्सिडी को कम किया जाता है या ख़त्म कर दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आते आते। ठीक है, और आपका जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे आपका एफडीआई का नाम आपने सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये आपका इसको अलाउ कर दिया जाता है, बाहर से जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो होने लगता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जब डी लाइसेंसिंग की बात करते हैं, जैसे आपका पर्टिकुलर कोई काम होता है उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है सरकार से, फिर वो आप कम कर सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि कोई भी अगर आप इंडस्ट्री या कोई भी आप काम करना चाह रहे हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती थी लाइसेंस की। ये लाइसेंसी राज कहा जाता था उस समय, जिसको बनवाने में मतलब कह सकते हैं बहुत प्रॉब्लम होती थी। और एक तरह से जब प्राइवेटाइजेशन सेक्टर हुआ तो लाइसेंसी राज खत्म कर दिया गया। लाइसेंसी राज खत्म करने का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, अपना काम शुरू करिए, बहुत ज़्यादा मतलब कागज़ पत्तर बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिसमें आपको लाइसेंस की ज़रूरत अभी भी पड़ती है, अगर वो आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप अगर कोई पटाखा कारखाना खोलना चाहते हैं, ठीक है, क्रैकर्स का अगर आप कोई कारखाना खोलना चाहते हैं, फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, या अगर आप कारतूस बेचना चाहते हैं, वेपन्स बेचना चाहते हैं, अगर ऐसे कुछ काम करना चाहते हैं, या केमिकल्स फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, तो ऐसा अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी भी आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, डी रिजर्वेशन का मतलब होता है कुछ काम ऐसे कर दिया गया था जो सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है। आज के समय में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसमें आपका कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ, जैसे आपका रेलवे। ठीक है, रेलवे हो गया, एटॉमिक रिसर्च हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐसे कुछ ऐसे चीज़ें हैं, 6 या 7 ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे आपका निजीकरण नहीं हुआ है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को उसको अलाउ नहीं किया गया है। अदरवाइज जितने भी चीज़ें थी मैक्सिमम चीज़ों में आपका प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। ठीक है, तो इंडिया में कह सकते हैं कि 100% प्राइवेटाइजेशन हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, तो डी रिजर्वेशन का मतलब कुछ कामें सरकार के लिए फिक्स कर दी गई हैं, जो फिक्स कर दी गई थी उसे ख़त्म कर दिया गया, अब कोई भी कर सकता है कुछ चीज़ों को छोड़ के। ठीक है, जैसे आपका रेलवे हो गया, एटॉमिक मतलब कह सकते हैं रिसर्च हो गया, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कह रहे हैं कि सब्सिडीज़ की आप लोग बात कर रहे थे, सब्सिडी जैसे आपका बहुत चीज़ों में सब्सिडी समय के साथ खत्म होता चला जा रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपका जो होता है, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का होता है कि देखिए जैसे मान लो कोई बाहर की कोई कंपनी है, अगर इंडिया में कोई अपना बिजनेस करना चाहती है, अपना कोई
फर्म खोलना चाहती है, कोई कंपनी खोलना चाहती है, तो वो एफडीआई के जरिए यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए वो आके यहाँ पे बना सकती है। जैसे आपका वोडाफोन है, ठीक है, वोडाफोन का आप नाम सुने होंगे, वोडाफोन आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। ये कंपनी जो है ये ब्रिटेन की है। पहले ये कंपनी जो थी वोडाफोन, ये पहले हज था इसका नाम, और हज ने फिर वोडाफोन को बेच दिया। तो ये आपका एफडीआई के जरिए ही इंडिया में आई है। पहले एफडीआई को 49%, अन्य क्षेत्रों में आपका 49%, किसी में 75 या किसी में कुछ ऐसे परसेंट थे। अभी आपका एफडीआई मैक्सिमम आपका 100% कर दिया गया है, और हर क्षेत्रों में डिफेंस छोड़ के। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे नहीं किया गया, वैसे अदरवाइज हर चीज़ में आपका जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसको 100% कर दिया गया है। एक आपका और होता है, ये सब 1993 के आसपास सब चीज़ों को अलाउ कर दिया गया था। एफडीआई आपका 1993 में लागू कर दिया गया था। एक आपका होता है एफपीआई, ये होता है आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखिए एफडीआई क्या होता है, एफडीआई में कोई कंपनी आती है यहाँ पे अपना फैक्ट्री या जो भी कंपनी होती है वो स्थापित करती है, अपना बिजनेस करती है। एफपीआई के अंतर्गत क्या होता है कि कोई इंडिविजुअल, ठीक है, कोई भी एक व्यक्ति अगर वो हमारे शेयर मार्केट में या हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है, पैसा लगाना चाहता है, तो वो एफपीआई के जरिए यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के जरिए पैसा लगा सकता है। तो ये सब चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत इन सब चीज़ों को अलाउ कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि बहुत सारे जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं वो उन सब चीज़ों को हटा दिया जाता है, ठीक है। देखिए क्या था कि आपका जो ये सब चीज़ें होती हैं, इन सब के अंतर्गत क्या होता है कि मेनली जो चीज़ों को बहुत आसान कर दिया जाता है एक तरह से, ठीक है। गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल इकोनॉमी पर होता है, वो इसमें धीरे धीरे क्या होता है कि उसको ख़त्म किया जाता है। अब अगला हम लोग बात करेंगे, अगला आपका है वैश्वीकरण, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन को जनरली कहा जाता है एज इंक्रीज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग द नेशंस, ठीक है। जब दो राष्ट्रों, यानी कि कम से कम कहने का मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जब एक राष्ट्र कई अन्य राष्ट्रों के साथ जब अपना व्यापार करता है तो वो आपका ग्लोबलाइजेशन होता है, वैश्वीकरण होता है। अभी हमने बात किया था कि जो तीन आपके एलपीजी रिफॉर्म्स के अंतर्गत जो तीन चीज़ें आती हैं आपके, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो जैसे हमने बताया था कि आपका जो लिबरलाइजेशन है, जो आपका उदारीकरण है, उदारीकरण क्या एक तरह का आपका दिशा तय करता है। बेस्ट प्राइवेटाइजेशन आपका एक रास्ता है, इसके जरिए जाया जाता है। और आपका ग्लोबलाइजेशन जो है ये आपका अंतिम लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है, ठीक है। तो जैसे ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन जनरली टर्म एज ए इंक्रीज ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म। देखिए दो देशों के बीच में क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ एक ट्रेड की हम लोग बात नहीं करते, सिर्फ एक व्यापार की बात नहीं करते हैं। दो देशों के बीच में जो उनके सांस्कृतिक रिलेशंस होते हैं, ठीक है, कल्चरल जो रिलेशंस होते हैं वो भी आपस में आते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि जनरली आप देखेंगे तो 1930s के पहले, 1930 यानी आपका 1800 से 1930 के दशक के आसपास जब आपका ग्रेट डिप्रेशन यानी कि महामंदी आई थी, तो इसके पहले आप देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन आपका था वो मतलब वैश्वीकरण जो थी, मतलब जो देशों के बीच में जो व्यापार था, जो ट्रेड था, ये आपका चल रहा था लंबे समय से। 1930 के समय भी ये आपका जो ग्लोबलाइजेशन था यानी कि जो विश्व के दो देशों के बीच में जो आपका व्यापार था वो हो रहा था। 1930 के बाद हम लोग देखेंगे 1930 से 1970 के बीच में ये वाला जो आपका एरा था, ये वाला जो आपका समय था, इसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस लगाने की बात की। मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से अपने इकोनॉमी को इन लोगों ने क्लोज कर दिया था, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन इस एरा में आपका नहीं पाया जाता, अदरवाइज इसके पहले और बाद में तो भी बहुत ज़्यादा आपका हो गया था। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री में यानी क्रॉस बॉर्डर जब बिजनेस होता है, क्रॉस बॉर्डर जब ट्रेड होता है, OECD आपका एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, 1980 के दशक में इसने कहा था, इसने डेफिनेशन दी थी कि एनी क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट, जब कोई क्रॉस बॉर्डर कोई जब इन्वेस्टमेंट होता है एक देश से दूसरे देश के बीच में, तो वही आपका ग्लोबलाइजेशन होता है, वैश्वीकरण होता है, ठीक है। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन की वजह से फ़ायदा बहुत सारे, मतलब कह सकते हैं कि वैश्वीकरण की वजह से बहुत सारे हमको प्रॉब्लम भी, मतलब कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी को प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, या हमको बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि फ़ायदा भी होता है। जैसे मान लीजिए कि एक आपका कोई चीज़ है जो आपका US में मिलता है,
इंडिया में वो नहीं बनता है, तो आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही वो चीज़ें हमको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि जो कंपटीशन होता है मार्केट में, कंपटीशन में क्या होता है कि अगर हमारी कंपनियाँ अगर उतने मतलब अच्छे नहीं हैं तो इस कंपटीशन में वो पीछे चले जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जैसे आप अगर आज के समय में हम लोग देखें तो हमारे यहाँ जितने भी मैक्सिमम हमारे यहाँ अगर मार्केट में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर बोलबाला है तो वो चाइनीज़ कंपनियों का है, ठीक है। हम आपस में देख रहे हैं तो मैक्सिमम जितनी भी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या कोई भी गैजेट, कोई भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हम मैक्सिमम जो भी यूज़ करते हैं वो आज आप देखेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम चाइनीज़ हैं। सैमसंग आपका जो है वो साउथ कोरिया की कंपनी है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो आपका मार्केट है, जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि जो मार्केट में जो कंपटीशन होता है उसके वजह से जो हमारे जो लोकल जो मतलब कह सकते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो भी जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये आपके ग्लोबलाइजेशन के कुछ हम लोग नेगेटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं।